हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है। आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। आज 2 अक्टूबर है। आप सभी को गांधी जयंती मुबारक हो। आज ही के दिन हमारे मुल्क में एक ऐसी अजीम हस्ती ने जन्म लिया था जिसने आगे चलकर सारी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और हमारी आज़ादी में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो एक मिसाल बन गई और दुनिया तब से लेकर अब तक उनकी उस काम को सराहती है, उनके रास्ते पर, अमन और शांति के रास्ते पर चलने की कोशिश करती है। आज जहां हम खड़े हैं, आज का हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर जिस तरह की सियासत चल रही है और जो सियासतदान हुकूमत में है वो किस तरह आवाम को अलग अलग तरीके से झूठ बोलकर कभी कभी कुछ हादसा कर कर या कुछ ऐसी बातें कर कर जो उस समाज में, गांधी के उस समाज में जहां सभी धर्म को, जातियों को एक साथ चलने का मौका मिला था, एक साथ अपनी बातें करने का मौका मिला था, उनके अपने हुकूक उन तक पहुंचने का हमारे संविधान ने व्यवस्था की थी। लेकिन आज हम वो सब व्यवस्था को, हमारे संविधान को चुरमुराता हुआ देख रहे हैं और उसकी क्या वजह है। और आज हम गांधी को याद करते हुए गांधी के मानने वाले, गांधीयन फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने वाले एक ऐसी शख्सियत जिससे आप बखूबी वाकिफ है, जनाब शेषराज चौहान साहब, हम उनसे खुसूसन इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि वो महात्मा गांधी, वो मोहनचंद गांधी जिसने दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया था, ऊंच नीच छूछा को दूर करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया था, आज तक दुनिया उनके उस उसूलों को मानती है और उन्हें पूछती है। तो क्या वजह है कि आज के हिंदुस्तान में हम इतने डिस्टर्ब है, हम एक दूसरे के खिलाफ है, नफरतें इतनी बढ़ गई है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म तारीख है, वो आज पैदा हुए थे और हम लोग हिंदुस्तानी खुश नसीब है कि हमारी इस धरती पर एक ऐसे अमन के शहजादा, एक ऐसा अमन का बरदार पैदा हुआ था जिसने सारी दुनिया को अमन, सुकून, शांति और एकजुटता का पैगाम दिया था। सही है। इतने दिन गुजर जाने के बाद, आजादी के बाद, आज हम जिस जगह खड़े हैं, हमारे सियासतदान, हमारी सियासत, हमारे मुल्क के हालात, वो चाहे माशी, सियासी या और जो भी हालात है, ये चूं के तू हैं या और बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप गांधी को मानते हैं, गांधी के विचारों को पर चलते हैं और गांधी आपने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है गांधी के विचारों को। आज क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसा है, मैं जो सोचता हूँ ये कि आज जो हालात इस देश में पैदा हुए हैं, खास तौर से उसमें गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स आज़ादी के पहले उन्होंने अमल में लाए थे, उसके बरक्स जो है काम हो रहा है। जैसे 3 मुझे याद आते हैं उनके कि उन्होंने जो किया था आज़ादी के लिए, पहले एक कम्युनल हार्मनी पैदा करना, और कम्युनल हार्मनी पैदा करने के लिए आखिर तक उन्होंने कोशिश की। खास तौर पे जो हिंदू मुस्लिम रिलेशन जो है, जिसको डिवाइड एंड रूल के लिए अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था, उनको एक साथ लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही।
नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने किया था कि रिलीजियस यूनिटी। उनका एक कहना था कि भाई ऑल रिलीजन्स यू सी टीच द सेम थिंग, सिर्फ उनके रास्ते अलग है वहां पहुंचने की, मंजिल एक ही है जी। आज उसके खिलाफ विरुद्ध काम हो रहा है। आज धर्म को जो है या कम्युनिटी को जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी को देखा जा रहा है। ये 3, इसके डिटेल्स मैं आपको बताऊं, लेकिन और दूसरा पॉलिटिक्स में जो है गांधी जी के 7 प्रिंसिपल्स उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ के लिए दिए थे जी। उसमें से एक प्रिंसिपल ये था कि पॉलिटिक्स विथ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज इन पॉलिटिक्स, वैल्यूज, वो वैल्यूज उन्होंने डिफाइन किए थे। जो पॉलिटिशियंस है या जिनको पॉलिटिक्स में काम करना है, उन्होंने वैल्यूज को जो है अडॉप्ट करना चाहिए और वो वैल्यूज के हिसाब से ही जो काम करना चाहिए। तो सब ठीक है। ये इतना बड़ा नाम, इतना बड़ी शख्सियत जिसने दुनिया को एक बड़ी रास्ता बताया, आज हम उनका नाम लेते, उनकी प्रतिमा को वक्त पे वक्त जाकर जो है तो फूल के अर्पण करते हैं, उनके विचारों को मानने का दावा भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं, उसके खिलाफ होता है, उसके खिलाफ होता है, उसके खिलाफ जी। हो रहा है कि गांधी जी को जो है उनका नाम लिए बगैर जो है हिंदुस्तान में काम या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, ये फैक्ट है जी। और ये करने के लिए उनका नाम लिया जाता है जी। अब उदाहरण के लिए आपको कहूँ तो ये 2023 को जो लाल किले पर से 76 का भाषण दिया था जी, मोदी जी ने जी। उन्होंने उसमें कहा था, आई एम फॉलोअर ऑफ गांधी एंड आई एम कमिटेड टू गांधी। और हम जो करेंगे वो ये 2 प्रिंसिपल्स को सामने रखकर गवर्नमेंट चला रहे क्या? नहीं, ये तो सवाल है, ये सवाल है जी। इसलिए मैंने अभी बैलेंस शीट ऑफ मोदी गवर्नमेंट जी जो बुक लिखी है जी, उसमें मैंने लिखा है कि भाई प्रिसेप्ट और प्रैक्टिस में मोदी गवर्नमेंट का अंतर है, कैसा फर्क है जी। गांधी जी का इस तरह का नाम ले रहे हैं जी, लेकिन बिल्कुल उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके इंस्टेंसेस 2 ही इंस्टेंसेस आपको कहता हूँ मैं। एक, कम्युनल हार्मनी, रिफ्ट बढ़ाने की कोशिश हो रही है जात में ये करने का। दूसरे, रिलीजन का उपयोग हिंदू मुस्लिम ये वो सब का के लिए कि भाई हमारे पॉलिटिकल इसके लिए। तब कहाँ गांधी जी का फॉलोअर और कहाँ गांधी जी का कमिटमेंट जी। लेकिन कर रहे क्या कि अब जो स्वच्छता, अभी मोबाइल पर एक शुरू में लगा है तो एक आता है कि 2 अक्टूबर को है स्वच्छता मुहिम हम शुरू कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति ने 1 घंटा उस स्वच्छता मुहिम में भाग लेना चाहिए। अब ये गांधी जी का उपयोग और गांधी जी का चस्पा काय के लिए कर रहे, ये स्वच्छता के लिए। लेकिन ये सड़क पर की और बाहर की स्वच्छता करेंगे, हो भी जाएंगे, लेकिन दिल की स्वच्छता, अंदर की, रूह की, वो तो आपकी जितनी गंदगी है उससे ज्यादा बढ़ी जा रही है। अब ये हुआ और ये है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कि गांधी जी को जो है सिर्फ अपने मफाद के लिए, फिर कोई हो पॉलिटिक्स हो इंस्टीट्यूशन कोई, इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में गांधी हैज बीन फॉरगॉटन। और अगर उनके लास्ट डेज ऑफ महात्मा गांधी जो मैंने किताब लिखी है उसमें अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे, ही वॉज द मोस्ट मिजरेबल पर्सन इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, मोस्ट मिजरेबल। वो कहते थे कि मैं 125 साल तक जिंदा रहूंगा, वो उनकी विल पावर थी। लेकिन जैसे 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 47 आता गया, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि बस हो गया, अब जो चल रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता और भगवान मुझे उठा ले। पार्टीशन का जो बहुत दुखी थे, उससे बहुत दुखी थे सर। उसके बावजूद हमारे देश की जो इज्जत, जो मान मर्यादा है या थी गांधी जी को लेकर के, गांधी के नाम से ही हमारे देश को पहचाना जाता था। बिल्कुल। और आज गांधी के नाम से हमारे देश में जो हो रहा है
उसको लेकर इंटरनेशनली किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? नहीं तो बाहर में, अब जैसा मैं अमेरिका में था, तो अमेरिका में मैंने ये देखा कि गांधी जी को पूछते हैं लोग, जी। वहाँ के कोर्सेस में गांधी जी को पढ़ाए जाते सबक रखे हैं, और वो ये कहते थे कि दुनिया में अगर शांति निर्माण हो सकती है तो गांधी जी के प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ और नॉन वायलेंस ही हो सकती है, और वो लोग इस पर अमल कर रहे हैं वहाँ, अच्छा, अमल कर रहे हैं। हमारे पास इस पर अमल नहीं हो रहा है, इसके विरुद्ध काम हो रहा है। नाम लिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, पूजा की जा रही है, पूजा की जा रही है, लेकिन एक्टिंग जो है नहीं हो रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से हालात देश में चल रहे हैं, इसका ये कहीं न कहीं तो क्लाइमैक्स होने वाला है जी। अच्छी ये परमानेंट रहती है, भले ही वो कुछ दिन के लिए भूल जाती है, लेकिन बुरी चीज का अंत होता है। आप अंत देख रहे हैं? अब देख रहे, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वो वक्त आने वाला है, और उस वक्त जो है बहुत ही शिद्दत से, इंटेंसिटी से गांधी जी रिवाइव होने वाले, ये मुझे लगता है। सर, अगर हम और जो शख्सियतें थी, नेल्सन मंडेला साहब थे, और रशिया के लेनिन वगैरह लोग जो थे, इनकी जिंदगी के बाद भी उनको किस तरह याद किया जाता है उन देशों में? नहीं, साउथ अफ्रीका में नहीं, देखो अब आपने लेनिन का और दूसरा का मंडेला का आपने नाम दिया, इन लोगों ने ये ओपनली कहा है, मंडेला ने ओपनली कहा है, मैं जो कुछ सीखा हूँ और जो कुछ अमल कर रहा हूँ वो गांधी जी की वजह कर रहा हूँ, और उस पर मैं अमल कर रहा हूँ, और वो किया उन्होंने। उनके फॉलोअर जो वो आज भी करते हैं। नहीं, उनके देश में उनको आज क्या इज्जत है? उनको है, उन लोगों को है, उनको आज भी लोग मानते हैं। इसी तरह हम जैसा कर रहे हैं उस तरह है? नहीं, वहाँ मानते हैं, वहाँ फॉलो भी करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि नाम है, फॉलोइंग अलग है, नहीं, वह नाम भी है और फॉलो भी करते हैं जी। ये मैंने अमेरिका में देखा है जी। वैसे प्लेटफॉर्म वहाँ पैदा हुए हैं, और उनके वजह से वो ये काम करते हैं। सर, यहाँ भी गांधी जी के नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े लोग उनके नाम लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनके नाम के नीचे। फिर क्या वजह है कि गांधी को आज हमारे देश में उनके पुतला बनाकर उन्हें कई गोलियां मार दी जाती है, आज गांधी जी को कहीं गाली दी जाती है, और उन्हें कत्ल करने वाले नथुराम गोडसे को पूजा जाता है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। क्या वजह है? नहीं, वजह यही है कि वो आप नथुराम गोडसे का थोड़ा बाजू रखो, लेकिन गांधी जी को मानने वाले जिन्होंने इंस्टीट्यूशन शुरू किए हैं या जो काम कर रहे हैं, उनमें जो है 1% भी मेरे हिसाब से नहीं है। उनमें दे आर मनी पावर और पॉलिटिकल पावर, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर मनी, इनमें पैदा हुई है, और उनको ये लगता है कि गांधी जी के नाम पर जो है हम ये सब धंधा चला सकते हैं, और उसकी वजह से हर इंस्टीट्यूट में अगर 5%, 2%, 3% छोड़ दे आप, तो गांधी जी के नाम पर सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। अब इसको बदलने की उम्मीद फिर मुझ में है। वो कैसे? इसमें बदलने की उम्मीद जो मैं कर रहा हूँ, और आप भी उसमें साथ है, कि यंगर जनरेशन को आज तक ऐसा था कि गांधी मालूम ही नहीं था, एक ही इमेज उनके सामने थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक जुमला बन गया था, एक जुमला, और ये मानते थे यंगर जनरेशन। लेकिन अब यंगर जनरेशन की ये समझ में आ रहा है कि गांधी जी और ये गांधी और पॉलिटिक्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, आज कैसा अलग हो रहा है। अब आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल ये देता हूँ कि एमजीएम ने हमने खादी सेंटर शुरू किया, चरखा सेंटर शुरू किया जी। वो चरखा सेंटर 7 चरखे से हमने शुरू किया जी, कि भाई ये कुछ चलेगा नहीं, बंद पड़े होगा, लेकिन उसको पीछा छोड़े, बना दिए, कपड़ा बनाए, गारमेंट बनाए। आज वहाँ ये खरीदने के लिए जो है यंगर जनरेशन आ गई है, खादी के लिए जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड है। तो ये यंगर जनरेशन इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गांधी जी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन क्रिएटेड बाय इंटरेस्टेड पीपल इन द कंट्री।
सर ये सवाल बनता है यहाँ पर एक कि आप जो नई पीढ़ी है जिसकी आप बात कर रहे हैं या उससे थोड़ा पहले की वाले लोग, तो वो लोगों को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है पॉलिटिकली, जमीन पे नहीं है वो, पॉलिटिकली है, किस तरह आप उनको देख रहे हैं? वो पीढ़ी क्या इन सब बातों को, नफरत को आगे बढ़ावा देंगी? नहीं, यंगर जनरेशन नहीं करेगी। यंगर जनरेशन में समझ आई है, उन्होंने समझना शुरू किया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता यंगर जनरेशन, ये ओल्ड जनरेशन जो है, जो इस फिलॉसफी से काम करती है, उनसे दूर होने वाली है। बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि वो दिन जल्दी है, दूर ही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ रिवोल्ट करें, रिवोल्ट करेंगे। इसको अभी कुछ 5-10 साल और लगेंगे, क्योंकि देश में जो है, जो बदल होता है वो इमीडिएटली नहीं होता, वो स्लोली होता है। तो वो बदल की तरफ जो है, चेंज की तरफ यंगर जनरेशन जा रही है। नेचुरली नफरत के लिए इंसान के दिल में बहुत देर तक जगह नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है, देखा भी गया है। और ये प्रैक्टिकली आज न कल न बदलने वाला है। मेरा सवाल वो था सर कि नफरत की हद, नफरत की लिमिट ये है कि हमारे देश के बापू को उनका पुतला बनाकर उन्हें गोलियां मारी जाती है। हमने देखा है टीवी के ऊपर, नथुराम गोडसे को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है, और उससे संबंधित सारी बातें वो चला रहे हैं अपने एजेंडा में। कहां तक सक्सेस होंगे? नहीं होगा, ये एक शॉर्ट पीरियड तक चलेगा जी। अभी अब पहले तो बिल्कुल बंद हो गया था, भूल गए थे, लेकिन अब उसको उठावा दे रहे हैं। उठावा इसलिए दे रहे हैं कि ये सोच करके भाई ये अब इसमें हम लोगों को जो है, इनका सहारा लेकर यंगर जनरेशन या आम जनता को, समझे, इनकी तरफ ला सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हमारे देश में खुशकिस्मती की बात यह है कि मेजॉरिटी जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग की है। उनको समझता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी यानी निगेटिव थिंकिंग वाले, निगेटिव थिंकिंग माइनॉरिटी में है, परसेंटेज देखे तो। लेकिन ये न्यूसेंस वैल्यू इनमें बहुत ज्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव थिंक करने वाले दब जाते हैं। उसकी एक वजह है सर, निगेटिव काम करने वाले सड़कों पर जब निकलते हैं 150, 100, 150, 200 होते हैं, लेकिन मीडिया हमारा जो है उसको इस तरह बताता है कि सारा देश इस तरह की सोच रखता है। नहीं तो मीडिया आज कमिटेड है ना। आज इम्पार्शियल मीडिया कहाँ है? वो तो है नहीं, तो इसीलिए तो वो नाम ही पड़ गया ना, गोदी मीडिया। नहीं तो मेरा कहने का मतलब वो है तो मीडिया, सारे कैमरे उस तरफ जाते हैं जहाँ पे सड़कों पर कुछ लोग दंगा करते हैं, कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, दूसरे की बात करते हैं। लेकिन अच्छा सोचने वाले, सही राह पे चलने वाले लोग कभी सड़कों पर नहीं आते, इसलिए दिखाए नहीं जाते। बिल्कुल। तो नजर जो आता है वही सच माना जा रहा है। वो तो होता ही है ना जी, लेकिन कब तक? सवाल ये है कि कब तक जी। अब मोदी जी का ही देखो, शुरू में जो बोलते थे सही मानते थे लोग, ऐसा है। लेकिन अब जो बोलते हैं कितना सच है और कितना झूठ है, ये सोचने लगे और समझ में आने लगा लोगों के कि ये झूठ है, ये सच है। तो ये चेंज होने के लिए एक समय लगता है, लेकिन वो समय आने के बाद जो है वो बात रहती नहीं, और वो समय मेरे हिसाब से आज शुरू हुआ है। अब इसके लिए एक ही है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करने वाले लोग हैं, उनको रास्ते पर आना चाहिए। एक जगह नहीं, पहले तो रास्ते पर बाद में आओ जी, लेकिन पहले एक जगह आओ जी। इस लाइन से घर में बैठकर सोचने के बजाय घर में सोचते, आज सजेशन घर में थे, कल आपने देखे, समझे। ये आपके जो सजेशन है वो सजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आप बाहर आओ, और लाइक माइंडेड जो है उनको सब भूलकर इश्यूज पर एक जगह लाओ और एक जगह आओ। मतभेद होंगे वो छोड़ दो, लेकिन एक कॉमन इश्यू आज के हालात में क्या हो सकता है और क्या उसको सोल्यूशन है, इसके लिए एक हो जाओ। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। एक खौफ है, एक डर है, जिस तरह मोदी और शाह की हुकूमत में अर्बन नक्सल ऐसे लोगों को बोला जाता है और अलग अलग नामों से उनको याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचने वाले लोग,
जो देश को बैलेंसली सोचकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं या सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। डरा है, लेकिन उसको सेक्रीफाइस करने के लिए आगे पड़ेगा। अच्छाई और बुराई का जहां फर्क जिस सोसाइटी में खत्म हो जाता है, जो अच्छा अगर देखेंगे हम, जो झूठ है वो झूठ रहता है, जो सच है वो सच रहता है। लेकिन आज सियासत चलाने वाले लोग झूठ को भी अपने मतलब के लिए सच बनाकर पेश कर रहे हैं। हाँ, तो ये मक्कारी, ये चालाकी आम आदमी समझ रहा है। समझ रहा है, ओके, समझ रहा है, आम आदमी समझ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में जो है चेंज होने के हालात पैदा हुए हैं, नजर आ रहे हैं, हो रहे हैं। जी। अब इसको यही है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले जो है, जो देश का सोचते हैं या कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं, इनको बाहर आकर इकट्ठा होना चाहिए। जी सर, एक सवाल, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, कहीं ना कहीं वो महात्मा गांधी के रास्ते पर ही कहीं ना कहीं वो था, उसके पीछे उस यात्रा के बाद राहुल का जो इमेज था, पप्पू और बुद्धू जैसा बना के वो पेश किया गया था, उस इमेज के बाद वो इस यात्रा के बाद वो एक मैच्योर लीडर बनके उभरे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और जिस तरह के भाषण और जिस तरह की तकरीरें वो कर रहे हैं, जो उनके दिमाग में जो बातें आ रही है लोगों तक पहुंचा रही है, और लोग उन्हें सुनना भी चाह रहे हैं आज। आपको क्या लगता है कि कितना इफेक्ट करेगा ये बातें राहुल की? बताता हूँ मैं आपको। ये भारत यात्रा करने के बाद जो है राहुल गांधी की इमेज बदलना शुरू हुई जी। तब तक जो पप्पू का था वो बदलना शुरू हुए। एक आइडेंटिफिकेशन अब उसका इस तरह का हो रहा है कि वो मासेस के साथ है और मासेस के लिए कुछ करना चाहता है। और जो देश के प्रॉब्लम, जो 3 प्रॉब्लम है अपने पास, जिसका डाइवर्शन हो कर दिया गया है। एक आपका है एम्प्लॉयमेंट का, महंगाई का और किसानों का जी। अब इनके साथ वो जुड़ गया और उसने करेक्ट कर लिया। हाँ, उसने खुद कहा ना कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के पहले मुझ में एक अहंकार था जी। मेरी एक सोच एक दिशा से, वो मेरे बदल गई। लोगों को क्या चाहिए और क्या दुख दर्द है वो मेरी समझ में है। ये असर हुआ है। अगर इस असर को बरकरार अगर रखें, समझे, तो वो चेंज करवा सकता है जी। लेकिन मेरी दृष्टि से कि अब ये 2-4-8 रोज में उसने जो शुरू किया, कहीं कुली बनो जी, जी। ये उठाओ जी। या वो हथगाड़ी वाले को पाओ, ये फिर ये लोग इससे तंग आएंगे कि ये दिखावा है। अच्छा, उसके लिए कर। लेकिन अगर राइट और रॉन्ग, आई कैनॉट से वेदर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर ये बीजेपी या मोदी को हराना है तो राहुल गांधी को विद के प्लस और माइनस पॉइंट के साथ अगर प्रोजेक्ट किए जी, तो मॉब साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी उसके पीछे खड़ी हो सकती है। मोदी नहीं तो कौन, तो राहुल बोल सकते हैं, ये हो सकता है जी, जी। अब इसको किस तरह से वो करते हैं इस पर है। सर, इंडिया जो कॉन्सेप्ट है जिसमें तकरीबन 28-30 पार्टियां अभी तक जुड़ चुकी हैं, इसका रूल आप किस तरह देखते हैं आगे आने 24 में? देखिए, अगर ये लोग 24 के इलेक्शन में एक रहते हैं तो ये चुन कर भी आ सकते हैं। मोदी कैन गो डाउन, एक रहे तो। लेकिन एक रहने की जो है वो पॉसिबिलिटी कम लगती है मुझे। अच्छा, इसलिए कम लगती है मुझे कि इसमें से जो है, जैसे नीतीश कुमार लो, ममता बनर्जी लो, समझे, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एस्पायर करते हैं। इसलिए मैंने शरद पवार को कहा कि आप 2 बातें करो। एक तो मुझे ये प्रॉमिस करो कि मैं धरसोड़ नहीं करूंगी, धरसोड़ करना नहीं, और दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है इलेक्शन के पहले किसी को भी प्रोजेक्ट मत करो। अच्छा, पहले जीत लो, बाद में देखो। बाद में जीतो और बाद में तय करो जी जी। अब उसमें से एक तो उन्होंने अब तक जो है डिक्लेयर करते जा रहे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, पर ये 8 रोज में अगर आप देखेंगे जी। जो डेवलपमेंट हो रही है कि किसी को मुझे भी मिलना चाहिए। जहां ये प्राइम मिनिस्टर का सवाल आया
कि ये इंडिया खत्म हो गई और मोदी स्मूथ सेलिंग से फिर चुन कर आएगा। जी। चलिए सर, हम आपके तजुर्बे से हमारे दर्शकों को जो कुछ हम बताना चाहते थे, एक कोशिश हमने छोटी सी की, क्योंकि आपके पास तो खजाना है यहाँ बोलने के लिए, आपके बहुत सारी बातें हैं। थोड़ी बात एक ये है सर कि आज जिस तरह आपने कहा कि नौजवान पीढ़ी इन सब नफरत की बातों को नहीं मान रही, अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रही है, अपना क्या वो बनाने जा रही है, मुस्तकबिल बनाने के लिए कोशिश कर रही है, इन सब बातों से ज्यादा उनको दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ ग्रुप है जो अभी भी उस पर दिलचस्पी रखते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ज्यादातर नौजवान उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो उन नौजवानों को जो प्यार, मोहब्बत, सुकून, अमन से जीना चाहते हैं, गांधी के दृष्टिकोण से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, एक तो मैं ये कहूंगा यंगर जनरेशन के लिए कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, जो है उसके सच्चाई आप जान लो, और वो सच्चाई जानने के बाद जो है आप जो है उस तरह से अमल करो, ये किए। दूसरी चीज ये कि आप यूनाइटेड हो जाओ, कॉज के लिए यूनाइटेड हो जाओ, कंस्ट्रक्टिव काम के यूनाइटेड हो जाओ, देश के काम के लिए यूनाइट हो जाओ, ये दो। और तीसरी चीज ये मैं कहूंगा कि भाई गांधी जी की फिलॉसफी जो है वही जो है ये इस देश को आगे कायम रखने में मदद करेंगे। इंडिया ऑफ गांधी जी ड्रीम जो हम कहते हैं, वो इंडिया ऑफ गांधी जी ड्रीम्स कैन बी बिल्ट अप बाय द यंगर जनरेशन, नॉट बाय द ओल्डर जनरेशन। तो यंगर जनरेशन को यह समझ लेना चाहिए कि गांधी जी के ख्वाब का भारत क्या था और उसको हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर ये तीन चीजें अगर हुई तो मैं समझता हूँ 5-10 साल में फर्क डेफिनेटली होगा। यस, फर्क होगा सर। जिस तरह से हमने कहा कि नौजवान पीढ़ी जो अपना मुस्तकबिल अच्छा करना चाहती है, मुस्तकबिल में कुछ बनना चाहती है, दुनिया को कुछ देना चाहती है, हिंदुस्तान के, और हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे नौजवान बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझते हैं, बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। महात्मा गांधी के इस देश में, जिस देश में हम पैदा हुए, हमारी खुशकिस्मती है कि वो गांधी जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया, अमन का पैगाम दिया, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का मैसेज दिया, और आज हमारा जो इमेज बनता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सर के मुताबिक भी और हम भी ये कहते हैं कि वो नौजवान जो हमारी नई पीढ़ी है उनको गांधी को समझना होगा, गांधी को पढ़ना होगा, और गांधी क्या सच है और क्या झूठ है खुद डिसाइड करना होगा और आगे बढ़ना होगा, ताकि उनका मुस्तकबिल और रोशन हो। चलते चलते मैं गांधी जी के लिए हमेशा बोलता हूं और इस बार भी बोलूंगा कि बापू फिर तुम लौट कर आना, बकरी तुम्हारी मर गई बापू, टूट गई है लाठी, गौला दूध में पानी डाले, खाए खेत तलाटी, बापू फिर तुम लौट के आना। सर आपने बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा इसमें तरमीम करता हूं। जी, बापू तुम लौट आओ जो बोल रहे आप, ये है, लेकिन हमको बापू को लौटा कर लाना चाहिए। हमें कोशिश करना पड़ेगा लाने के लिए, वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे माहौल में तो शायद अगर वो जिंदा होते तो पता नहीं क्या कहते। तो बहरहाल प्यार मोहब्बत ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है, और हमारा ये दस्तूर है, हमारा कल्चर है कि जब से दुनिया बनी है या जब से दुनिया कायम हुई है तब से मजहब के नाम पर ही ज्यादातर खून बहाया गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज हिंदुस्तान हमारी आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले भी जिस तरह से पैगाम दुनिया को देता रहा है, अमन और शांति के, प्यार और मोहब्बत के, उसी पैगाम को लेकर हमको आगे बढ़ना है ताकि हमारे बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल कायम रहे। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय भीम।